Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is friend shoring plan. हम जानेंगे friend shoring plan के बारे में. US will pursue the friend shoring approach of deepening economic integration with trusted trading partner like India to diversify away from countries that present geopolitical and security risk to supply chain. यूएस जो है वो परस्यू करेगा फ्रेंड शोरिंग अप्रोच को ताकि वो डिपेंड कर सके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अपने ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री के साथ, ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके वैसे कंट्री से प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क को सप्लाई चेन के लिए. फ्रेंड शोरिंग होता है क्या, हम इसको भी समझते हैं. फ्रेंड शोरिंग मीन डिप्लॉइंग इकोनॉमिक पॉलिसी दैट विल इनकरेज द कंपनी टू स्प्रेड बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग विद इन द ग्रुप शेयरिंग सिमिलर वैल्यू. Friendshoring is a part of deglobalization process which could see further supply shock and higher prices in short term and lower growth in long term. Friendshoring का मतलब होता है डिप्लॉय करना इकोनॉमिक पॉलिसी को जो कि इनकरेज करेगा कंपनी को कि वो स्प्रेड करे बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग को ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हो जो सिमिलर वैल्यू को. फ्रेंडशोरिंग पार्ट है आपका डीग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का जिसको कि हम देख सकते हैं कि फर्दर सप्लाई शॉक और हायर प्राइसेस शॉर्ट टर्म और लोअर ग्रोथ होगा लॉन्ग टर्म पे. Many of the Western companies that embrace offshoring, cutting costs by shifting manufacturing to countries with cheaper labor, have been encouraged by tariff and pandemic supply chain disruption to bring production back to their home country in a trend known on onshoring or reshoring. अब बहुत सारा जो वेस्टर्न कंपनी है जो कि एम्बेरेस करता था ऑफशोरिंग को ताकि कट कर सके वो कॉस्ट को शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग को वैसे कंट्री पे जहां पे सस्ता लेबर मिल जाए, वो सब अब इनकरेज कर रहे हैं टैरिफ को और पैंडेमिक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को देखने के बाद वो वापस से प्रोडक्शन को वापस ला रहे हैं अपने होम कंट्री पे. ये एक ट्रेंड हो गया है ऑनशोरिंग या रिशोरिंग अप्रोच का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS. पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, जानेंगे इसके बारे में. The Tribal Affairs Ministry intend to go ahead with its plan to build a new EMRS despite concern raised by a parliamentary panel. तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो इंटेंट रखते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे अपने प्लान के साथ को बिल्ड करेंगे एक नया एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को, जबकि चिंता रेज किया गया है पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा. तो इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं ये क्या है, इसको भी जानेंगे. EMRS will be constructed on 15 acres of land in all sub-districts with scheduled type population of more than 20,000 people, accounting for at least 50% of the total. जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 15 एकड़ लैंड में सारे ही सब डिस्ट्रिक्ट पर जहां पर शेड्यूल कास्ट टाइप का पॉपुलेशन जो है मोर देन 20,000 पीपल का होना चाहिए और वो अकाउंट करे कम से कम 50% टोटल का. Earlier this year, the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment suggested that this criteria were reviewed. इस साल के अर्लियर में क्या हुआ था, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस क्राइटेरिया को रिव्यू किया जाए. This is due to severe challenges in acquiring property in several districts, particularly in forested और hilly places. और ये इस कारण था क्योंकि बहुत सारा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, पार्टिकुलरली फॉरेस्टेड और हिली प्लेस पे. दिस क्राइटेरिया वुड आल्सो डिनाई स्कैटर एसटी पॉपुलेशन एक्सेस टू एकलव्य स्कूल. और ये जो क्राइटेरिया है वो डिनाई करेगा जहां पे स्कैटर एसटी पॉपुलेशन होगा एक्सेस कर पाने में एकलव्य स्कूल को. EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में हम समझते हैं. The Tribal Affairs Ministry started the EMRS in the year 1997-98 to impart quality education to ST children in remote area. जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टार्ट किया था EMRS को 1997-98 के समय पे ताकि वो इम्पार्ट कर सके क्वालिटी एजुकेशन को ST चिल्ड्रन के लिए रिमोट एरियाज पे. स्कूल फोकस नॉट ओनली ऑन एकेडमिक एजुकेशन बट ऑन दी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12. और जो स्कूल है वो फोकस कर रहा था सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर ही नहीं बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर स्टूडेंट का क्लास 6 से क्लास 12 के लिए. Previously, funds were given to state government for school construction and recurring expenses under Article 275 Clause 1 of the Constitution. पहले क्या होता था, जो फंड था वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता था स्कूल कंस्ट्रक्शन और रिकरिंग एक्सपेंस के तौर पे आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के अंतर्गत कंस्टिट्यूशन के. To provide EMRS with even greater momentum, it has been agreed that by 2022, every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal people will have an EMRS. अब प्रोवाइड करने के लिए EMRS को जहां पे ग्रेटर मोमेंटम मिल सके ये तैयार किया गया कि हर 2022 पे कि हर एक ब्लॉक जहां पे मोर देन 50% ST पॉपुलेशन होगा या कम से कम 20,000 ट्राइबल पीपल होंगे वहां पे EMRS को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम.
तो जो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम की बात कही गई इसको हम जानेंगे। ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रीडिटरमाइन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 बेनिफिशियरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेड दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज इन रियल टर्म बाय ओवर 33% इन 8 years सिंस द इनेक्टमेंट ऑफ एनएफएसए। ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट का कि रीडिटरमाइन किया जाए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013 के बेनिफिशियरी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है पॉपुलेशन का, ये बढ़ा है रियल टर्म्स में 33% 8 years के अंदर, जब से इनेक्ट किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। उसके बाद से NFSA, the union government provide beneficiary identification norms and state identify based on it. However, there have been concern regarding omission and commission in the beneficiary list. NFSA पे यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन नॉर्म्स को और स्टेट आइडेंटिफाई करते हैं उसको उसके अनुसार, लेकिन क्या चिंता है ओमिशन और कमीशन को लेकर बेनिफिशियरी का लिस्ट पे। ये जो फीचर्स है एनएफएसए का उसको हम समझ लेते हैं। तो अगर हम कवरेज की बात करें तो 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 75% इन रूरल एरिया एंड 50% इन अर्बन एरिया, यानी ये कवर करता है 2/3 पॉपुलेशन को इंडिया का, 75% रूरल एरिया पे और 50% अर्बन एरिया पे। इंटाइटलमेंट लीगली गारंटेड वेलफेयर अप्रोच टू राइट बेस्ड अप्रोच, ये लीगली गारंटेड है। यूनिफॉर्म इंटाइटलमेंट ऑफ 5 kg पर पर्सन पर मंथ, इसका यूनिफॉर्म इंटाइटलमेंट है 5 kg पर पर्सन को पर मंथ दिया जाएगा। ये इंटाइटल किया गया एएवाई बेनिफिशियरी प्रोटेक्टेड है। सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो ₹2, ₹3, ₹1 पर केजी आपको मिलेगा राइस, वेट और कोर्स ग्रेन। नेशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन, नेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन और चिल्ड्रेन को। कैसे? प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को ये टारगेट करेगा आईसीडीएस के अंतर्गत। चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 14 years अंडर मिड डे मील, और जो चिल्ड्रेन जिनका एज ग्रुप 6 months से 14 years के बीच में होगा उसको ये कवर करेगा मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 years एंड अबव टू बी कंसिडर द एज, और जो एल्डेस्ट वुमेन होगी हाउस होल्ड की जिनका उम्र 18 years या उससे अधिक होगा उनको कंसिडर किया जाएगा हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को तैयार किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। मैटरनिटी बेनिफिट नॉट लेस देन 6,000 टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, और मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपका 6,000 से कम नहीं होना चाहिए प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर के लिए। पेनल्टी बाय डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, और पेनल्टी का बीच में प्राविधान है डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनएफआरए इंट्रोड्यूस ऑडिट क्वालिटी इंस्पेक्शन। पीआईबी का न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे इसके बारे में। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी has published its audit quality inspection guidelines as a step toward further improving the quality of the audit profession. तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उन्होंने पब्लिश किया है इसके ऑडिट क्वालिटी इंस्पेक्शन गाइडलाइंस को। ये एक स्टेप है आपका इंप्रूव करने के लिए जो क्वालिटी है ऑडिट प्रोफेशन का। The inspection guidelines are on the line of the best practices followed by international audit regulator, और जो इंस्पेक्शन गाइडलाइंस है वो आपका लाइन पे है जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है इंटरनेशनल ऑडिट रेगुलेटर के द्वारा। NFRA was created in 2018 under the Company Act 2013 and recommend accounting and auditing policy to be adopted by company. It also monitor the compliance and quality of auditing standard. और जो आपका NFRA है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको क्रिएट किया गया था 2018 में कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से, और ये रिकमेंड करता है अकाउंटिंग को और ऑडिटिंग पॉलिसी को जिसको कि अडॉप्ट किया जाएगा कंपनीज के द्वारा। ये मॉनिटर करता है जो कंपाइलेंस और क्वालिटी है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, गोवा। पीआईबी का न्यूज है, इसके बारे में हम जानेंगे ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के बारे में। 9 new countries have joined the global offshore wind alliance, pledging to a rapid ramp up offshore wind in order to tackle the climate and energy security crisis. जो 9 न्यू कंट्रीज है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस को, और उन्होंने प्लेज किया है कि वो रैपिड रैंप अप करेंगे ऑफशोर विंड को ताकि वो टैकल कर सके क्लाइमेट और एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस को। The alliance, initiated by the International Renewable Energy Agency, IRENA, Denmark, and the Global Wind Energy Council, will bring together government, private sector, international organization, and other stakeholders to accelerate the deployment of offshore wind power. और ये जो अलायंस है ये इनिशिएट करता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरीना डेनमार्क को और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल को कि वो एक साथ लाए गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बाकी स्टेक होल्डर को, ताकि एक्सेलरेट किया जा सके डिप्लॉयमेंट को ऑफशोर विंड पावर का। ऑफशोर विंड एनर्जी है क्या, हम इसको भी समझते हैं। तो ऑफशोर विंड एनर्जी इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
through wind farm in bodies of water, usually at sea. There are higher wind speed offshore than on land, so offshore farm generate more electricity per amount of capacity installed. जो ऑफशोर विंड एनर्जी होता है उसमें जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को विंड फार्म के मदद से वाटर पे, यूजुअली सी पे। यहाँ पे विंड का स्पीड हायर होता है ऑफशोर पे लैंड के कंपैरिजन पे। इस कारण ऑफशोर फार्म जो है वो जनरेट करता है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पर अमाउंट कैपेसिटी जो इंस्टॉल किया जाता है उसके अनुसार। ये आप देख के समझ सकते हैं। ये आपका विंड टर्बाइन है, ये आपका ऑफशोर सबस्टेशन है, एरे केबल जिसको हम कहेंगे। ये आपका एक्सपोर्ट केबल किया गया ऑनशोर सबस्टेशन के साथ। ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया होम पे। ये पूरा प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम मार्स। तो हम जानेंगे मार्स के बारे में। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम मार्स वाज लॉन्च एट द COP27 टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन शर्म एल शेख, इजिप्ट। तो कब लॉन्च किया गया था और कहाँ पे वो सम्मेलन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम था मार्स, इसको लॉन्च किया गया था COP27 के दौरान यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो हुआ था, जो कि आपका शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। मीथेन CH4 account for a small portion of human induced greenhouse gas emission compared to carbon dioxide, but it is 80 times more potent greenhouse gas than CO2। मीथेन CH4 जो है ये अकाउंट करता है काफी स्मॉल पोर्शन ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेके, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये 80 टाइम मोर पावरफुल है ग्रीन हाउस गैस जो CO2 एमिट होता है उससे। According to Intergovernmental Panel on Climate Change, the world must cut methane emission by at least 30% by 2030. The goal of the global methane pledge to keep the 1.5 degree Celsius temperature limit within reach। और जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है IPCC, जो वर्ल्ड है उसको कम करना होगा मीथेन एमिशन को कम से कम 30% तक 2030 तक। जो गोल है ग्लोबल मीथेन प्लेज का कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर लिमिट रखा जाए, उसको अचीव करने के लिए मार्स मिशन के बारे में हम जान ले। मार्स इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू स्लो क्लाइमेट चेंज बाय टैकलिंग ग्लोबल वार्मिंग गैस। मार्स आपका एक पार्ट है ग्लोबल एफर्ट का ताकि स्लो किया जा सके क्लाइमेट चेंज को टैकल करके ग्लोबल वार्मिंग गैस को। The Data to Action platform was set up as a part of UNEP International Methane Emission Observatory strategy to get policy relevant data into the right hand for emission mitigation। और जो डाटा है एक्शन प्लेटफॉर्म का, इसको सेटअप किया गया, ये पार्ट है आपका UNEP इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटेजी का, ताकि पॉलिसी रिलेवेंट डाटा तैयार किया जा सके, वो राइट हैंड पे हो एमिशन मिटिगेशन के लिए। द सिस्टम विल बी द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल ग्लोबल सिस्टम टू कनेक्ट मीथेन डिटेक्शन टू नोटिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली। और ये जो सिस्टम है ये पहला पब्लिकली अवेलेबल ग्लोबल सिस्टम होगा जो कनेक्ट करेगा मीथेन डिटेक्शन को नोटिफिकेशन प्रोसेस के साथ पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली। It will use state-of-the-art satellite data to identify significant emission event, notify relevant stakeholder, and support and track mitigation progress। और ये उपयोग करेगा स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट डाटा का ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके सिग्निफिकेंट एमिशन इवेंट को, नोटिफाई किया जा सके रिलेवेंट स्टेक होल्डर को, और सपोर्ट और ट्रैक किया जा सके मिटिगेशन प्रोसेस को। Previously, the Global Methane Pledge was launched at COP Conference of Party to catalyze action to reduce methane emission. It was led by the United States and the European Union. However, India is not part of it। इसके पहले क्या था, जो ग्लोबल मीथेन प्लेज था इसको लॉन्च किया गया था COP के द्वारा ताकि कैटलाइज किया जा सके एक्शन को रिड्यूस करने के लिए मीथेन एमिशन को। इसको लेड किया गया था यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, लेकिन इंडिया जो था इसका पार्ट नहीं था। ये आप देख सकते हैं जो फिगर है वो बता रहा है एस्टिमेट एनुअल मीथेन एमिशन जो है सेक्टर और रीजन के द्वारा, जिसमें एक्सक्लूड किया गया है ओशियानिया को। तो आप ये ब्लू वाला देख सकते हैं, ये एंट्रिक फर्मेंटेशन एंड मैन्योर, ये ऑयल एंड गैस, लैंडफिल वेस्ट, कोल माइनिंग और आइस कल्टीवेशन से जो होता है, ये कंट्रीज का नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IUU फिशिंग इन इंडियन ओशियन रीजन। तो IUU फिशिंग इंडियन ओशियन रीजन पर जो है इसके बारे में हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेवी, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग कंटिन्यू टू राइज बियॉन्ड इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो इंडियन नेवी है उनके अनुसार जो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है वो कंटिन्यू राइज हुआ है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। IUU फिशिंग जो है वो डिप्लीट कर रहा है फिश के स्टॉक को, डिस्ट्रॉय कर रहा है मैराइन हैबिटेट को, और ये फिशरमैन को एक डिसएडवांटेज पे ला रहा है। ये इम्पैक्ट कर रहा है कोस्टल कम्युनिटी को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के। As per the United Nations Convention on Law of the Sea, coastal nations are responsible for addressing IUU fishing issue within their respective EEZ। और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है उनके अनुसार कोस्टल नेशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है एड्रेस करने के लिए इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग इश्यू को अपने रेस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए। There are two main regulations globally on IUU fishing, the Cape Town Agreement and the Agreement on Port State Measure। So far, India is not a signatory of either agreement।
और दो मेन रेगुलेशन है ग्लोबली आईयूयू फिशिंग के लिए। एक है आपका केप टाउन एग्रीमेंट और दूसरा आपका एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर। इन क्या है, अभी तक इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इन दोनों में से किसी भी एग्रीमेंट का। तो इन जुलाई 2022 पे एग्रीमेंट जो था फिशरी सब्सिडी को लेके इसको कंक्लूड किया गया था WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग पे, और ये प्रोहिबिट किया गया था कि जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड किया जाए आईयूयू फिशिंग के लिए या ओवरफिश स्टॉक के लिए। एग्रीमेंट प्रोहिबिट करता है प्रोवाइड करना सब्सिडी को फिशिंग के लिए हाई सी पे जो कि आउटसाइड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है कोस्टल कंट्री के, इसको भी ये प्रोहिबिट करता है। ये आप देख सकते हैं जो इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग जिसके बारे में बात की गई थी, इलीगल फिशिंग हो गया, अनरिपोर्टेड हो गया और अनरेगुलेटेड फिशिंग हो गया। और आईयू फिशिंग जो है आपका वर्ल्ड में इसके कारण 11 से 26 मिलियन टन पर ईयर होता है, जिसके अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो 10 से 23 बिलियन US$ का होता है। तब समझ सकते होंगे कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस हो गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.